वेलकम गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन, यानी कि या आप स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर भी बोल सकते हो। इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है स्लिप कंट्रोल और दूसरा होता है सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को दो तरह से कम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, उसकी स्लिप को कंट्रोल कर लीजिए या उसकी सिंक्रोनस स्पीड को कंट्रोल कर लीजिए। तो स्लिप कंट्रोल मेथड जो है उसमें तीन मेथड आते हैं। पहला होता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। बी, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। सी, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। अब बात करते हैं सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल मेथड की। तो इसमें भी तीन तरह के कंट्रोल हमें पढ़ना है। पहला है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, दूसरा है पोल चेंजिंग मेथड, पोल चेंजिंग मेथड। सी है कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। दो इंडक्शन मोटर को कैस्केड करके, तो एक एक करके हम सभी मेथड्स को समझते हैं। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वोल्टेज कंट्रोल मेथड, हेडिंग डाल लीजिएगा। पहला मेथड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एज वेल एज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। एप्लीकेबल फॉर बोथ स्लिप रिंग एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ये जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ये दोनों तरह की मोटर को पे हम अप्लाई कर सकते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वी नो दैट अगर इफ मोटर इज इन रनिंग कंडीशन, अगर मोटर हमारी रनिंग कंडीशन में है, तो आप मुझे बताइए स्लिप की वैल्यू लो होगी या हाई होगी। अगर मोटर रनिंग कंडीशन में है तो स्लिप विल बी लो, स्लिप की वैल्यू कम होगी। और हम जानते हैं टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस वी स्क्वायर अपॉन आर टू। और जब भी हम किसी भी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो लोड टॉर्क होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, लोड टॉर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सो टॉर्क मस्ट बी कांस्टेंट। टॉर्क हमने कांस्टेंट कर दिया। तो टॉर्क अगर कांस्टेंट हो गया, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टॉर्क कांस्टेंट हो गया, इस रोटर रेजिस्टेंस R2 को हम टच नहीं कर रहे हैं, इसको ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, तो ये टॉर्क भी कांस्टेंट हो गया और ये R2 भी कांस्टेंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि एस ओ वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट, या स्लिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
वोल्टेज का स्क्वायर। सही है। अब अगर वोल्टेज हमने कंट्रोल कर लिया, इस मेथड का नाम ही है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, तो अगर हमने वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया तो स्लिप को कंट्रोल कर लेंगे, और अगर स्लिप को कंट्रोल कर लिया तो स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब मुझे बताइए इक्वेशन सेकंड में जो एक्सप्रेशन दिया गया है वोल्टेज का, उसमें वोल्टेज को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें? तो वी नेवर इंक्रीज वोल्टेज, वी नेवर increase voltage above rated value, above rated value। कभी भी हम वोल्टेज को उसकी रेटेड वैल्यू से बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज it might damage the insulation। ये इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है, इसलिए कभी भी आप वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से नहीं बढ़ा सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? वोल्टेज को घटा दिया जाए। तो अगर वोल्टेज को हम घटा देते हैं तो स्लिप क्या है? बढ़ जाती है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और अगर स्लिप बढ़ जाती है, हमें पता है कि रोटर की स्पीड कितनी होती है, एन आर इज इक्वल टू एन एस वन माइनस एस। तो अगर स्लिप की वैल्यू बढ़ गई है तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो दिस मेथड इज यूज्ड, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है कि जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड है ये बिलो रेटेड स्पीड कंट्रोल मेथड है या एबव रेटेड स्पीड कंट्रोल मेथड है, या दोनों है। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्पीड जो है रोटर की वो कम हो रही है, इसका मतलब दिस मेथड इज बिलो रेटेड स्पीड कंट्रोल मेथड, बिलो रेटेड स्पीड कंट्रोल मेथड। राइट, हम वोल्टेज को बढ़ा तो सकते नहीं है क्योंकि वो इंसुलेशन के लिए फिर डेंजरस हो जाएगा, खतरा पैदा करेगा। तो अगर वोल्टेज को हम मान लीजिए इंक्रीज कर पाते तो स्लिप कम हो जाता, और स्लिप कम होता तो एक्सप्रेशन 3 से स्पीड बढ़ जाती। बट हम वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए दिस मेथड इज ओनली रेटेड बिलो रेटेड स्पीड कंट्रोल मेथड। अब इस मेथड का डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड हमने यूज किया बिलो रेटेड स्पीड के लिए, उसका डिसएडवांटेज क्या है? तो देखिए रोटर की करंट का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी डिराइव करवा दिया था। क्या होता है? E2 डिवाइडेड बाई R2 बाई स्लिप का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये होता है रोटर करंट का फॉर्मूला। तो ऊपर स्लिप इंक्रीज हो रही थी, जब हमने वोल्टेज को डिक्रीज किया था तो स्लिप की वैल्यू बढ़ गई थी। तो स्लिप की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इस पूरे इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो Z की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे I2 रोटर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और ये करंट रोटर वाइंडिंग्स को डैमेज कर सकती है अगर ज्यादा समय के लिए फ्लो हो गई, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो लिख लीजिएगा, this much current may damage the rotor windings if persist for a long time। अगर ज़्यादा समय के लिए इतनी हाई अमाउंट ऑफ करंट रोटर वाइंडिंग में फ्लो हो गई तो रोटर वाइंडिंग को ये डैमेज कर सकती है। हमेशा याद रखिए, जो करंट है, हाई करंट है, वो वाइंडिंग को डैमेज करती है, और जो हाई वोल्टेज है वो इंसुलेशन को डैमेज करता है। ये याद रखिएगा, पावर सिस्टम में मैंने आपको प्रूव कराया है। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है बंधु हमारा? नेक्स्ट मेथड है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ऑप्शन बी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हम क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ओनली एप्लीकेबल फॉर
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। हम इसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को ऐड करना है। तो मैंने क्या बताया था स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कि स्क्विरल केज टाइप रोटर में हमें एक्स्ट्रा टर्मिनल्स नहीं मिलते। उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो एंड रिंग के सहायता से या हेल्प से शॉर्टेड होते हैं। तो हमारे पास कोई टर्मिनल नहीं है तो हम उसमें रेजिस्टेंस कैसे ऐड करेंगे? बट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमारे पास टर्मिनल प्रेजेंट होता है, उसमें हम एक्स्ट्रा रोटर और सॉरी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, राइट? अंडर रनिंग कंडीशन, अंडर रनिंग कंडीशन, जब मोटर हमारी रन कर रही होगी तो मुझे बताइए स्लिप की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? स्लिप की वैल्यू कम होगी। सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बी स्क्वायर बाई R2 फॉर लो वैल्यू ऑफ स्लिप। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। फॉर लो वैल्यू ऑफ स्लिप, लो वैल्यू ऑफ स्लिप कैसे? रनिंग कंडीशन में जो स्लिप की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। तो चलिए, मैंने आपको बताया था जब हम स्पीड कंट्रोल कर रहे होते हैं तो टॉर्क हमेशा हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ पे हम वोल्टेज को वेरी नहीं कर रहे हैं, तो वोल्टेज विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, क्योंकि ये रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल है। यहाँ पे R2 और S हमारा क्या होगा, वेरी करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस रोटर में ऐड करना है। तो जब भी हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस रोटर में ऐड करेंगे तो रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो स्लिप है वो बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि एन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एस 1 माइनस एस। और अगर स्लिप बढ़ गया तो जो रोटर की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। So this method is also below rated speed control method. This method is also below rated speed control method. यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसीलिए इस मेथड की हेल्प से हम स्पीड को रेटेड स्पीड से कम स्पीड तक ले जा सकते हैं, करेक्ट? इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ड्यू टू एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, ड्यू टू addition of extra rotor resistance, I square R loss increases। और I square R loss increase होगा तो हीट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ड्यू टू विच हमारी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मोटर की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी और इतनी ज़्यादा हीट may damage the rotor winding। Damage the rotor winding। अब मुझे एक चीज बताइएगा, हमें बहुत ज्यादा स्पीड को डिक्रीज करना है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल जो रोटर की स्पीड है वो कम हो रही है। तो हमें अगर बहुत ज्यादा स्पीड को कम करना है तो स्लिप को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हम स्लिप को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो रोटर रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। बट अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो जो एफिशिएंसी है वो बहुत तेजी से नीचे जाती है। इसीलिए ये जो मेथड है ये
नैरो रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल के लिए यूज होता है। तो हेडिंग लिखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखिएगा, नैरो रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल is possible with this method। करेक्ट। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड मेथड पे। दो मेथड हमने देख लिए, अब हम चलते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड क्या है हमारा? रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। तो रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, तो पहला पॉइंट जैसा कि आप जानते हो, रोटर में कुछ भी चीज ऐड करना है आपको तो क्या चाहिए? टर्मिनल्स। और टर्मिनल्स किस टाइप के रोटर में होंगे हमारे? स्लिप रिंग रोटर या स्क्विरल केज? स्क्विरल केज में नहीं होंगे। स्क्विरल केज में दोनों टर्मिनल शॉर्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स। हमें सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल किस में मिलते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। तो दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल for slip ring induction motor or wound rotor इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ये याद रखिएगा। तो अब मुझे बताइए, वी हैव टू इंजेक्ट एक्स्ट्रा ईएमएफ टू द रोटर। हमें इस मेथड में करना क्या है? जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं उस तरह से इमेजिन करिए कि एक्स्ट्रा ईएमएफ को रोटर सर्किट में इंजेक्ट करना है। तो उस एक्स्ट्रा ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर या एसएफ के बराबर? तो हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी एसएफ के बराबर होनी चाहिए। सो दैट एक्स्ट्रा ईएमएफ must have frequency equal to SF। क्योंकि रोटर सर्किट की फ्रीक्वेंसी तो पहले से SF है, यानी कि जो पहले से EMF मौजूद है रोटर में उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? SF। और हमें एक्स्ट्रा EMF इंजेक्ट करना है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? SF। बिकॉज हम दो वोल्टेज को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो। बिकॉज नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ वी वांट to add 2 EMF, then frequency of both EMFs must be equal। अगर दोनों EMF की फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है तो आप उसे ऐड नहीं कर सकते। अब अप्लाइड ईएमएफ, जो ईएमएफ हमने इंजेक्ट किया है रोटर सर्किट में, वो सेम फेज का हो सकता है या ऑपोजिट फेज का हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंजेक्टेड EMF can be of same phase or opposite phase with respect to induced EMF, राइट। तो देखिए हमारे पास दो केस पॉसिबल है। केस वन, if it has same phase, अगर जो EMF हमने इंजेक्ट किया है उसका फेज सेम है विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड EMF, जो EMF पहले से है रोटर में।
या दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ इट हैज ऑपोजिट फेस। इफ इट हैज ऑपोजिट फेस, तो मान लेते हैं कि दोनों ईएमएफ का सेम फेस है, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, ऐड हो जाएगा। E2 पहले से इंड्यूस्ड ईएमएफ है रोटर का, प्लस इंजेक्टेड ईएमएफ क्या होगा, ऐड हो जाएगा उसमें, अगर दोनों का सेम फेज है। केस 2, अगर दोनों का ऑपोजिट फेज है, तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू E2 माइनस EI। तो अगर सेम फेज है तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऑपोजिट फेज है तो टोटल वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। फॉर रनिंग कंडीशन, फॉर रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन के लिए टॉर्क मैंने क्या पढ़ा है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SV स्क्वायर अपॉन R2। और मैंने बताया कि जब भी हम स्पीड कंट्रोल कर रहे होंगे तो टॉर्क हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। टॉर्क हो गया कांस्टेंट। क्या हम यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, तो रोटर का रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, कांस्टेंट। बच क्या रहा है, स्लिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, तो चलिए दोनों केस देख लेते हैं। एक सेम फेज के केस में टोटल वोल्टेज इंक्रीज हो रहा था, तो केस 1, इफ टोटल वोल्टेज इंक्रीज, तो इस एक्सप्रेशन से देखिए, अगर टोटल वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो स्लिप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टोटल वोल्टेज इंक्रीजेस देन स्लिप डिक्रीजेस। NR इज इक्वल टू NS 1 माइनस S। रोटर की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, NS 1 माइनस S। स्लिप अगर डिक्रीज हो रहा है तो रोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड इंक्रीजेस। केस 2 की बात कर लेते हैं। हम EMF इंजेक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट फेज में, तो टोटल वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वोल्टेज अगर डिक्रीज हो रहा है तो इस एक्सप्रेशन से, वोल्टेज अगर डिक्रीज हो रहा है तो स्लिप इंक्रीज हो रही है, स्लिप इंक्रीजेस। और हम जानते हैं रोटर की स्पीड क्या होता है, NS 1 माइनस S। स्लिप इंक्रीजेस देन NR डिक्रीजेस। इसका मतलब स्पीड डिक्रीजेस। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि हम स्पीड को बढ़ा भी पा रहे हैं और स्पीड को कम भी कर पा रहे हैं। तो ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है, बोथ एबव एंड बिलो बेस स्पीड कंट्रोल। सो हियर above and below base speed control possible। अभी तक जो मेथड हम पढ़ रहे थे इसमें ज्यादातर क्या था, बिलो बेस स्पीड कंट्रोल पॉसिबल, बट यहाँ पे हम एबव बेस स्पीड भी कर सकते हैं और बिलो बेस स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं पोल चेंजिंग मेथड। पोल चेंजिंग मेथड देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि जितना भी पोल्स हमारे स्टेटर में है उतने ही पोल्स हमारे रोटर में भी होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी इंडक्शन मशीन वर्क करे। अगर स्टेटर और रोटर के पोल्स अलग अलग हैं तो मोटर कभी भी ऑपरेट नहीं करेगी। तो मान लेते हैं कि ये हमारा रोटर है और यहाँ पे चार हमने दिखा दिए, ओ 4 क्वाइल्स दिखा दिया, 1 2
3 4, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, कॉइल ए डैश, बी, बी डैश। अब हमने क्या किया कि इसको ओपन कर दिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे खोल के सरकमफेरेंस इसका रख दिया। तो ए कॉइल यहाँ पे आ गई, बी यहाँ पे आ गई, ये ए है, ये बी है, फिर क्या है ए डैश जिसमें है क्रॉस, फिर आ गया बी डैश जिसमें आ गया डॉट। करेक्ट। जो कंडक्टर ए है उसमें क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो थंब रूल लगाइए। कंडक्टर ए की वजह से जो फ्लक्स है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? वो है क्लॉकवाइज। सिमिलरली कंडक्टर बी की वजह से जो फ्लक्स मिल रही है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। कंडक्टर ए डैश में क्या है? क्रॉस, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगी वो होगी क्लॉकवाइज। कंडक्टर बी डैश में है आपका डॉट, तो इसकी वजह से होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ध्यान दीजिए। अब इसमें ओवरऑल फ्लक्स नीचे की तरफ है, तो मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ओवरऑल फ्लक्स ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे मान लेते हैं साउथ पोल इंड्यूस हो रहा है। ओवरऑल फ्लक्स नीचे की तरफ है, तो कौन सा पोल आया है यहाँ पे? नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कंडक्टर ए और बी डैश पास पास में है, राइट। तो इसमें जो ओवरऑल फ्लक्स है वो ऊपर की तरफ, हमने यहाँ पे शो इस तरह से किया हुआ है, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो कंडक्टर ए और कंडक्टर बी डैश पास पास में कनेक्टेड है, तो इनकी वजह से भी एक पोल जनरेट होगा ऊपर की तरफ, हम बोल देते हैं साउथ। तो हमें यहाँ पे टोटल कितने पोल्स दिख रहे हैं? 4 टोटल पोल्स हमारे पास हैं। टोटल नंबर ऑफ पोल्स बराबर 4। अब हम क्या करते हैं? पोल को चेंज कर लेते हैं, मतलब जो कंडक्टर बी डैश अभी यहाँ पे है उसको ए डैश की पोजीशन पे रख देते हैं, और ए डैश वाला कंडक्टर बी डैश की पोजीशन पे रख देते हैं। देखते हैं पोल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कंडक्टर ए वहीं पे है, कंडक्टर बी यहाँ पे, कंडक्टर बी डैश यहाँ पे, और कंडक्टर ए डैश अब आ गया यहाँ पे। कंडक्टर ए डैश, चलिए कंडक्टर ए की वजह से इसमें क्रॉस है तो फ्लक्स होगा क्लॉकवाइज। सिमिलरली डॉट फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज। डॉट बी डैश में डॉट है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आ रहा है क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज। तो हमें देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे दोनों फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ है तो मान लेते हैं नॉर्थ। यहाँ पे बोथ फ्लक्स आर ऑपोजिंग ईच अदर,
ये ऊपर की तरफ है फ्लक्स, ये नीचे की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसल आउट, नो पोल फॉर्मेशन। सिमिलरली यहाँ पे जो पोल है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इसे मान लेते हैं साउथ पोल। और ए डैश और ए ये दोनों पास पास में होंगे क्योंकि सर्कुलर कनेक्शन है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ है, तो पोल विल कैंसल आउट। हमारे पास टोटल कितने पोल्स दिख रहे हैं, 4। टोटल नंबर ऑफ पोल्स, सॉरी 2 ही पोल्स तो दिख रहे हैं अब, नॉर्थ और साउथ, पहले 4 थे, अब हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए हैं, हाफ, नंबर ऑफ पोल्स डिक्रीज हो गए। और हम जानते हैं NS इज इक्वल टू क्या होता है, 120 F/P। अगर पोल डिक्रीज हुआ तो सिंक्रोनस स्पीड क्या है, बढ़ जाएगा, और रोटर की स्पीड होता है NS 1 - S। अगर NS की वैल्यू बढ़ गई तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये मेथड कैसा है, एबव बेस स्पीड कंट्रोल मेथड, दैट इज पोल चेंजिंग मेथड। सो दिस मेथड is above base speed control method, करेक्ट। नेक्स्ट मेथड हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड पे। फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल करना है हमें। देखिए NS इज इक्वल टू क्या होता है, 120 F/P। अगर हमने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया तो सिंक्रोनस स्पीड को क्या कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे, NS विल डिक्रीज। प्लस हमें ये भी पता है कि NR इज इक्वल टू NS 1 - S। इस एक्सप्रेशन से अगर NS की वैल्यू हमने डिक्रीज किया तो NR यानी कि रोटर की स्पीड भी हम क्या कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे। सिमिलरली दूसरा मेथड, यहाँ पे हमारी स्पीड क्या है, डिक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते हैं तो एक्सप्रेशन फर्स्ट से NS की वैल्यू इंक्रीज कर लेंगे, और NS की वैल्यू अगर हमने इंक्रीज कर लिया तो एक्सप्रेशन सेकंड से NR की वैल्यू इंक्रीज कर लेंगे, यानी कि स्पीड इंक्रीजेस। तो दोनों तरह से हम स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यह है केस 1, इसे मान लेते हैं हम केस 1। इसे मान लेते हैं केस 2। So let us analyze case 1. हम केस 1 का एनालिसिस करते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया जा रहा है। हम जानते हैं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F, ये आप सभी को पता होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो फ्लक्स हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फ्लक्स इंक्रीज हो गई मतलब फ्लक्स अब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। फ्लक्स को जनरेट करने का काम किसका होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट का। तो फ्लक्स बढ़ गई तो मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू भी बढ़ जाएगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट जैसे ही बढ़ता है पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज होता है, तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है
तो हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज होते ही एडी करंट लॉस भी डिक्रीज होता है। इस तो हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज हो रहा है, एडी करंट लॉस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आयरन लॉस भी क्या होगा, डिक्रीज। सॉरी, यहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज V बाई एफ का रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तो हिस्टैरिसीस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 to the power 1.6। तो इफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग देन हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीजेस। एंड हम जानते हैं कि एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स स्क्वायर होता है। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो एडी करंट लॉस भी इंक्रीज हो रहा है। तो एडी करंट लॉस इंक्रीज हो रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीज हो रहा है, तो आयरन लॉस इंक्रीज होगा। करेक्ट। अब यहां पे देखिए, पावर फैक्टर भी हमारा कम हो रहा है, आयरन लॉस भी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज अनडिजायरेबल। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज अनडिजायरेबल, राइट। तो अगर हमें इस तरह का कंट्रोल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, V बाई एफ के रेशियो को कांस्टेंट कर सकते हैं। यानी कि जितना फ्रीक्वेंसी हमने डिक्रीज किया उतना ही वोल्टेज को भी डिक्रीज कर दें तो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटाइजिंग करंट कांस्टेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है तो आयरन लॉस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो V बाई एफ के रेशियो को कांस्टेंट करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए देखते हैं। What will be the effect of making V by F constant? तो सबसे पहला केस देखते हैं। When frequency decreases, voltage must be decreased to make flux is directly proportional to V by F बराबर कांस्टेंट। मैंने पहला केस क्या देखा था कि फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज कर रहे थे तो फ्लक्स बढ़ रही थी। अब हमने जिस रेट से फ्रीक्वेंसी को कम किया उसी रेट से वोल्टेज को भी कम कर दिया। इसका मतलब फ्लक्स हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इस मेथड को यूज करने की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है, चलिए देखते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था पिछली क्लास में, 3 ओमेगा V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 x2 डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। मतलब दिस ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या होता है, 2 पाई एफ ओमेगा, 2 पाई एफ इंटू एल। मतलब एक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सॉरी, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, कल का फॉर्मूला चेक करिए। तो मैक्सिमम टॉर्क 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर v का स्क्वायर है, सो v बाई नीचे दो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू v बाई एफ का स्क्वायर, और v बाई एफ का स्क्वायर कांस्टेंट है। तो इस मेथड को यूज करने पे मैक्सिमम टॉर्क हमारा इफेक्ट नहीं होगा। बट क्या स्टार्टिंग टॉर्क इफेक्ट होगा, चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या देखा था,
सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं एक बार। टॉर्क इज इक्वल टू 3/ओमेगा V1 स्क्वायर R2 डैश बाई S डिवाइडेड बाई R2 डैश अपॉन S का स्क्वायर प्लस X2 डैश का स्क्वायर। ड्यूरिंग स्टार्टिंग एक और फॉर्मूला हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली वैसा ही होगा जैसे स्टार्टिंग टॉर्क का हमने डिराइव किया था, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ड्यूरिंग स्टार्टिंग स्लिप इज हाई, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्लिप हाई होता है। इसका मतलब R2 डैश बाई एस की वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगी X2 डैश के। इसका मतलब R2 डैश बाई एस कैन बी नेग्लेक्टेड, करेक्ट। तो स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन सकता है यहां से, 3/ओमेगा V1 स्क्वायर R2 डैश बाई एस X2 डैश का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ओमेगा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक्स स्क्वायर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो सकता है, 3 कांस्टेंट है, S कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V बाई एफ के स्क्वायर के मल्टीप्लाइड बाई 1/f। So if V by F is constant, if V by F is constant, then starting torque is inversely proportional to frequency। ये केस 1 है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, ऑल्दो V by F का रेशियो कांस्टेंट है। मैक्सिमम टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो SMT क्या होता है, वो स्लिप जिसपे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। तो SMT इज इक्वल टू R2 बाई X2। याद करिए R2 डैश अपॉन X2 डैश। X क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और ये पहला केस है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे थे, तो SMT को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। ये कौन सा केस हमने देखा, ये हमने केस देखा है केस 1, ये वाला केस जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे थे। अब चलिए नेक्स्ट केस का एनालाइज कर लेते हैं, केस 2 जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। केस 2 का एनालिसिस करते हैं। हम जानते हैं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ। केस 2 में हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे थे, तो हमें फ्लक्स को कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। बट ये रॉन्ग अप्रोच हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था वोल्टेज को कभी भी रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो इंसुलेशन हमारा डैमेज हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज तो कर दिया हमने, बट हम फ्लक्स वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते, इसीलिए फ्लक्स हमारी कांस्टेंट नहीं होगी, फ्लक्स हो जाएगी डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हुई तो फ्लक्स हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब कम फ्लक्स की जरूरत है, तो फ्लक्स जनरेट कौन सी करंट करती है, मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू। तो फ्लक्स कम है तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी कम होगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स कम है, इसका मतलब आयरन लॉस डिक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट का एनालिसिस करते हैं, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला TEM या Tmax कुछ भी आप लिख सकते हो, 3/ओमेगा
v1 स्क्वायर अपॉन 2x2 डैश। यहाँ पे आप देखिए जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, बट यहाँ पे v1 कांस्टेंट है, वोल्टेज को हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो t मैक्स क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी केस 2 है, फ्रीक्वेंसी केस 2 में इंक्रीज कर रहे थे हम, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया हमने तो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट एनालिसिस है स्टार्टिंग टॉर्क का। स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमने अभी अभी क्या देखा था, 3 अपॉन ओमेगा v1 स्क्वायर r2 डिवाइडेड बाई s x2 स्क्वायर। यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर, ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, so starting torque is inversely proportional to f क्यूब। फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज किया तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए चलते हैं स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स, तो SMT क्या होता है, R2 डैश अपॉन x2 डैश, x is directly proportional to frequency, मतलब slip at which maximum torque occurs is inversely proportional to frequency। frequency केस 2 में हम इंक्रीज कर रहे थे तो स्लिप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब हमारा एक केस और बच गया है, दैट इज कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, तो कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा एबव बेस स्पीड कंट्रोल है, कौन सा बिलो बेस स्पीड कंट्रोल है, कहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का नोट्स बना लीजिए आप, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच।